नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं अजय आज आप सभी के लिए त्रिभुज का जो पाठ है, त्रिभुज का जो लेसन है, उसमें अगली वीडियो हम लेकर आए हैं। हमने जो पहली वीडियो, कल की जो वीडियो थी, उसमें हमने त्रिभुज के प्रकार प्रकार के बारे में हमने त्रिभुज के पढ़ा था। उसमें हमने त्रिभुज को कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर उसका वर्गीकरण उसका पढ़ा है। उसके कौन कौन से कोणों के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से नाम होते हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से नाम होते हैं, इसके बारे में हम कल की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। त्रिभुज का जो पूरा परिचय है उसके बारे में हमने कल की वीडियो में अपने चर्चा की थी। और मैंने कल बताया था कि जिसको बिल्कुल भी त्रिभुज नहीं आता, जिन त्रिभुज नहीं पढ़ा है, वही भी यदि सभी जो भी पढ़ाया जाए आपको उसका नोट्स यदि प्रॉपर तरीके से अपना बनाते जाएं, एक कॉपी पर अपना लिखते जाएं, तो उन्हें बड़ी आसानी से ये सब चीज़ें आने लगेंगी। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई उन्हें नहीं आएगी। कल हमने बताया था कि अगली वीडियो के लिए कि उसमें सर्वांग समता और समरूपता, ये जो गुणधर्म होते हैं त्रिभुज के, उसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर सर्वांग समता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, इसके संबंध में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे जो त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में जो तथ्य हैं कुछ, उनके बारे में हम एक बात जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहला, त्रिभुज के बारे में कल हमने बताया था कि त्रिभुज जो होगा ये 3 रेखाखंडों से मिलकर बना होगा, एक बंधाकृति होगी। त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है? सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। यह भी पहला तथ्य हो गया इसमें से। कौन सा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद जो दूसरा तथ्य था उसमें है, यदि त्रिभुज के कोण असमान हैं, यदि त्रिभुज के कोण असमान हैं, अब यहाँ से आप नोट करते जाइए, ये हम पहले बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसको हम पिछले 2 वीडियो में अलग अलग कोण में भी हमने बताया, कल भी हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की। आज कुछ और तथ्य हम बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि उसके बाद हम सर्वांग क्षमता की भी चर्चा करेंगे। कुछ तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो जो आपको आना चाहिए, उसे आप नोट कर लीजिए। वह तथ्य ये है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण असमान है, यानी कि कोण यदि एक 40 डिग्री का है, एक 80 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, यदि त्रिभुज के कोण कैसे हैं? असमान हैं। यदि त्रिभुज के कोण असमान हैं तो जो सबसे बड़े कोण होगा उसके जो सामने की भुजा होगी वही सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। यानी सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा की लंबाई उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि 3 कोणों की माप आपको दी जाए, 40 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसमें से पूछा जाए कि कौन से कोण के सामने की भुजा सबसे लंबी होगी, तो आप कोण के आधार पर बता सकते हैं कि 80 डिग्री का जो कोण है, इसके जो सामने की भुजा होगी वही सबसे लंबी होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये आप इस तथ्य को, पहला तथ्य कि तीनों कोणों का जो 180 होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा जो आपको नोट करना है उसमें करना है कि यदि त्रिभुज के 3 जो कोण है वो असमान है, कोण असमान है, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। यदि इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक 8 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यदि इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं, तो बताइए इनमें से कौन सी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण बनेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ आपने देखा कि सबसे बड़ी कोण, तो कोण के सामने की सबसे बड़ा कोण जो होगा, सबसे बड़ा जो कोण होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है। सबसे जो छोटा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी छोटी होगी। ठीक। तो इसका उल्टा भी सही होगा कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हैं, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा, वही सबसे बड़ा होगा। कैसा होगा? सबसे बड़ा। त्रिभुज में तीनों कोणों में सबसे बड़ा वही होगा जिसके सामने की भुजा
सबसे बड़ी होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्या हो गया, किसी भी सामने त्रिभुज की यदि कोण असमान है तो सबसे बड़े कोण की भुजा सामने वाली क्या होती है, सबसे लंबी होती है। और दूसरा इसका विलोम यानी इसका उल्टा देख पढ़ा जाए कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का जो कोण होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने का जो कोण होगा वही त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ा होगा। इन सब चीज़ों को आप नोट करते जाइए, क्योंकि जब हम इसके प्रश्न लगाएंगे या आप अपने किसी भी बुक से जिससे भी आप लगाते हैं उससे आप उसका अभ्यास करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत काम में आएंगी। इसलिए आप इसको सुनिए मत, सिर्फ सुन के इसको, क्योंकि आप सुनेंगे तो इसको भूल जाएंगे। आप इसको एक क्रम से नोट जरूर करते चलिए। तो पहली चीज़ क्या हो गई है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपके जो सवाल लगाओगे आप त्रिभुज के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं लगा सकते। तो आप पहला तथ्य क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पहला तथ्य हो गया है। दूसरा क्या हो गया है कि किसी भी त्रिभुज के यदि तीनों कोण असमान हैं, तीनों कोण असमान का मतलब अलग अलग है, तीनों कोण कैसे हैं, अलग अलग, तो सबसे बड़ा जो कोण होगा उसके सामने की भुजा जो होगी वो सबसे लंबी होगी। ठीक है, इसका विलोम भी आप लिख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हैं तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा यानी कि इधर कोण बी होगा वह सबसे बड़ा होगा या बड़ा होता है। ये हमेशा होगा, ये आपको हमेशा याद करके रख लेना है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर, 2 पॉइंट हो गए हमारे नोट करने के लिए। आज 2 पॉइंट हो गए हैं अभी। एक तो हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा हो गया है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोण असमान हैं तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। त्रिभुज की तीन भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा होगी। दूसरी चीज हो गई है कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। तो कितनी चीज, 2 चीजें हमारे पास, दो तथ्य हमारे वो हमारे हो गए हैं। तीसरी जो हमारा तथ्य होगा तीसरा, उसमें हम कोण में भी वो चीज पढ़ चुके हैं। हमने बताया था जो प्रमेय नंबर 6 लिखाई थी हमने अपने कोण वाले में, वही त्रिभुज वाली, क्योंकि वह त्रिभुज से रिलेटेड थी और कोण से भी, दोनों चीजों से इसका संबंध है। तो हम उस चीज को कोण में भी पढ़ चुके हैं और उसी चीज को अब हम त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा जो हमारा तथ्य है वह ये है कि किसी भी त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, यदि किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, किसी भी आप एक भुजा को यदि और आगे बढ़ा दें, और आगे यानी सी को आगे डी तक बढ़ा दिया जाए तो अब ये जो बाह्य कोण बनेगा, इसे बहस कोण भी कहते हैं, बाह्य कोण भी कहते हैं। तो ये जो बहस कोण बनेगा इसको क्या कहते हैं, बाह्य कोण भी कहते हैं, या बहस कोण या बाह्य कोण, बहस कोण या बाह्य कोण। तो ये जो कोण बनेगा यानी कोण ए सी डी, कोण ए सी डी यानी ये वाला जो कोण होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को और बढ़ा दिया जाए तो बना हुआ बहस कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, हम बार बार इसको बोल रहे हैं, आप समझते जाइए और इसको नोट करते जाइए, क्योंकि यदि हम पूरा इसको लिखेंगे तो इसमें समय ज़्यादा खर्च होगा और आपको, इसलिए आप हम बोलते जाएंगे, आप इसको शब्द शब्द बाकायदा इसको लिखते जाइए। ठीक है, क्या लिखना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई को और बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बढ़ी हुई भुजा पर बना हुआ जो बहस कोण होगा वह त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस पर आधारित प्रश्न भी हमने आपको बताए थे, सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। यदि इस प्रकार से सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं तो आप अगर उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यदि आपको नहीं आती होगी तो आप नहीं दे पाएंगे। यदि आपको ये चीज याद है, एक निष्कर्ष याद है आपको, तो आप फटाक से इसका जवाब दे देंगे। यानी ये हमने बताया कि 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो बताइए x का मान क्या होगा। आपको याद है कि बहस कोण, इसमें तो सर बहस कोण पर में है, आप इसको जल्दी से हल कर सकते हैं तुरंत। आपने पता है कि अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होगी, तो आपने उसका उत्तर 100 डिग्री फटाक से
लगा देंगे और इसका आंसर बिल्कुल लगाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप आकृति को देख के ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रमेय लगने वाली है। तो तीसरी जो हमारी प्रमेय हो गई है वह बहिष्कोण प्रमेय हो गई है। इसको बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं। तो क्या हो गई, त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की यदि किसी एक भुजा को, किसी को भी आप बढ़ा सकते हैं, इसको भी ऊपर बढ़ा सकते हैं, इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं, तो जो बहिष्कोण बनेगा, जो भी बहिष्कोण बनेगा वह यदि माना कि इसको बढ़ा दिया जाए, दिया आगे, तो ये जो बहिष्कोण होगा कोण ए, यानी यदि हम इसको ई मान लें तो ई ए बी, ये वाला जो कोण होगा ये अंत अभिमुख यानी बी और सी के कोण के योग के बराबर हो जाएगा। ये जो होगा कोण बी और कोण सी के योग के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी भुजा को बढ़ाइए तो उस भुजा को छोड़कर अंदर के जो शेष दो कोण होंगे उन कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो 3 जो तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, 3 तथ्य हो गए हैं, इनको आप लिख लीजिए अच्छे से। आप देख रहे हैं कि एक ही जो बहिष्कोण प्रमेय है उसका जो उपयोग है वह हमने कहाँ पर किया है, इससे पहले हमने किया है उसका प्रयोग जब हम कोण पढ़ रहे थे तब हमने उसका प्रयोग किया है, और अब हम जब त्रिभुज पढ़ रहे हैं तब भी हमने उसका उपयोग किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक प्रमेय कितनी काम की है। तो जितनी भी चीजें हम लिखा रहे हैं, जितने भी निष्कर्ष तथ्य प्रमेय हम लिखाएंगे, चाहे वो त्रिभुज से संबंधित हो चाहे कोण रेखाओं से संबंधित हो, आप ये मत सोचिए कि वह छोटी चीज है आपको आती है और आप उसको छोड़ दें, क्योंकि इस तरीके से आप छोड़ते जाएंगे तो आपके दिमाग से वो निकल जाएगी और जहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी आप उसको याद नहीं कर पाओगे। ठीक, इसलिए जहाँ जो चीज़ हम लिखा रहे हैं उसको एक क्रम से जैसे हम बताते जा रहे हैं आप उसी क्रम में अपना एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें एक लिखते चलिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो तथ्यात्मक जानकारी है इसके बिना आप नहीं लगा पाएंगे सवाल। आप कितने ही बड़े ही गणितज्ञ क्यों ना हो, यदि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, आपको प्रमेय नहीं और आपको बेसिक मालूम नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि आखिर होती क्या क्या चीज़ें हैं किसी भी त्रिभुज में, रेखाओं में, कोणों में, तो आप कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद जो होगा तीसरा, जो 3 तत्व हो गए हैं, चौथा जो तत्व होगा उसमें, चौथे तत्व में होगा कि यदि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज दिया है हमारे सामने, कोई भी त्रिभुज जो रहेगा उसकी एक कंडीशन होती है। त्रिभुज की एक कंडीशन क्या होगी कि किसी भी त्रिभुज में यदि हम इसकी भुजा एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर मान लें, तो किसी भी त्रिभुज में एक तथ्य और निकल के आएगा कि दो भुजाओं का जो योग होगा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस बी सी, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। समझ में आया? चौथा जो हमारा तथ्य है या चौथा जो हमारा निष्कर्ष हम जिस क्रम में आप लिख रहे हैं उसमें चौथे नंबर पर जो लिखना है, क्या लिखना है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी आप दो भुजाएं ले लीजिए, उनका जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। इसको आप इस तरीके से एक उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। एक त्रिभुज बनाइए, उसमें भुजाएं आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब भुजाओं में आप कोई भी दो भुजाएं जोड़ लीजिए। यदि हम इसमें ए बी और बी सी को जोड़ें तो ए बी कितना है 3 और बी सी कितना हो गया है 5, तो दोनों का टोटल कितना हो गया है 8 सेंटीमीटर। दो भुजाओं का योग 8 सेंटीमीटर, जबकि तीसरी जो भुजा है वह कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो जो तीसरी भुजा से कितना हो गया है ज्यादा। ठीक है, तो हम एक तथ्य ये हो गया है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमेशा। और इसका विपरीत भी सत्य है। विपरीत क्या होगा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। तो 5वां तथ्य हम लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, अभी हम योग की बात कर रहे थे, जब हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल आएगा यानी जोड़ने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वह तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और दूसरा इसका विपरीत हम फिर भी कौन सी पढ़ेंगे कि जोड़ने पर तो ज्यादा आएगा, और यदि हम उनको घटा दें, अंतर किसको कहते हैं, घटाने को अंतर बोलते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। तीसरी भुजा से कैसा होगा, कम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि हमारे पास दोनों दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, तो इनका जो अंतर होगा वो हमेशा ए सी भुजा से कम होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, इसका मतलब है जो बड़ा होगा उसमें से हम घटाएंगे। तो बी सी है 5, ठीक, 5 और ए है 3, ए सी कितना है 4। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2
और 4, यानी 2 सेंटीमीटर अंतर आ गया, 2 सेंटीमीटर। जबकि तीसरी जो भुजा है वह कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस चीज से हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का यदि अंतर होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा तथ्य आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। उसमें लिखा रहेगा किसी त्रिभुज के सभी कोणों पर 180 होता है, किसी में 22 कोण परिमेय आपको दिया जाएगा। भुजाओं से संबंधित पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। और एक ऐसा दे दिया जाएगा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपसे तथ्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। क्योंकि हम सवाल तो लगा लेते हैं, कोण निकालना सीख लेते हैं, क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं, परिमाप सीख लेते हैं, लेकिन ये जो तथ्य हैं ये हम आमतौर पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। 9वीं 10वीं क्लास में हमने लोगों को इन चीज़ों को पढ़ा होता है और हम ज़्यादातर अंक गणित लगाते लगाते इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कोई बिल्कुल देखने में जब पढ़ोगे तो लगेगा आसान है, लेकिन जब परीक्षा में बैठोगे तब आपके दिमाग से चीज़ निकल जाएगी। इसलिए आप इसको एक क्रम से लिखते जाइए और इन्हें बार बार पढ़िए, डेली पढ़िए, रोज़ पढ़िए आप। ठीक, हम अपने वीडियोज़ में अपनी क्लास में कोई फेंका फाकी नहीं करेंगे, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं, सीधा जो बेसिक है जिस तरीके से आपने पढ़ा है, आप हम चाहते हैं कि आप थोड़ा समय दें। एक बार चीज़ को पढ़ें, लेकिन आप उसको ऐसा पढ़ें कि आपको दोबारा इधर उधर किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार का आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, आप उसके संबंध में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आपको किसी भी सवाल का हल निकालने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो 4 और 5 यानी 5 नंबर के तथ्य तक हमने आपको बता दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 तथ्य आपके सामने हो गए हैं त्रिभुज के। अब एक तथ्य हम और लिखेंगे त्रिभुज का, उसको भी आपको लिखना है। और बाकी जो रेखाएं, कोण और कल जो हमने त्रिभुज पढ़ाए थे उस पर भी हमने बताया था किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उस पर भी आप लगातार अभ्यास करते रहिए। अब जो हम लिखेंगे अगला 4 5 के बाद जो छठवां हमारा होगा वह होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज, ये कौन सा हो गया, छठवां, कौन सा तथ्य है, 6वें नंबर पर आप इसको लिखेंगे। लिखना क्या है कि किसी भी त्रिभुज है तो यदि कोई भी रेखा मान लो, इसको डी ई लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाती है, यानी जो डी ई है, डी ई समांतर है बीसी के। किसके समांतर है, बीसी के। डी ई जो है वह किसके समांतर हो जाएगी, बीसी। तो यह इसको समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यानी AD अपॉन DB, AD और DB का अनुपात, AB और DB का और AE और EC का अनुपात जो है वो कैसा होगा, बराबर। यानी AD यहाँ से यहाँ तक का अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। इतनी महत्वपूर्ण प्रमेय, इतनी महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि इससे आपके त्रिभुज संबंधित तमाम प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जिसमें सीधे सीधे आपसे एक जगह x रख दिया जाता है, एक जगह 4 सेंटीमीटर, एक जगह 3 सेंटीमीटर, एक जगह 9 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको बना दिया जाएगा सवाल को। और आप देखेंगे कि इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके आप कितने ही प्रश्नों के सवाल लगा सकते हैं, जवाब उसके दे सकते हैं। इसलिए आप इस प्रमेय को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एकदम इसको रट लीजिए। इतनी इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इतना इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है कि इसको आप विशेष रूप से बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर किसी भी, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, AC के समांतर भी एक इस तरीके से जो त्रिभुज बनाएंगे, यदि हम एक और बना के आपको दिखा दें तो आप AC के समांतर भी यदि कोई लाइन रेखा ऐसी खींची जाती है, जैसे इसमें भी खींच दी PQ, और आपसे कहा जाए कि PQ समांतर है AC के, तो इस कंडीशन में भी यही चीज लागू होगी। कौन सी लागू होगी, कि जो बीच वाली लाइन है यह त्रिभुज को की जो भुजाएं होंगी उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए। इसमें लिखना क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा
त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह शेष भुजाओं को, इस भुजा के समांतर खींची है तो वह शेष भुजाएं जो हैं जहाँ पर वह प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वह शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप दोनों तरफ एक जोड़ देंगे यदि आप, तो आप देखेंगे कि इसका अनुपात जो है ए बी बटे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बटे, इसमें अगर इसमें प्लस ए डी और डी बी कर दें तो ए बी बटे डी बी बराबर इसके हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए ई, सॉरी ई सी। ये भी इस एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रयोग को लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब है कि यदि 1:2 में यह है तो इस भुजा की लंबाई भी 1:2 में ही होगी, यानी अनुपात इनका जो होगा वो दोनों भुजाओं का कैसा होगा, बराबर होगा। ये जो तथ्य हैं इनको आपने लिख लिया है। ठीक, इस इनको अच्छे से हमें याद करना है। कितने तथ्य लिख लिए हैं, 6 तथ्य हमने अभी पढ़े हैं। कि पहला पढ़ा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होगा, सॉरी कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा। दूसरा तथ्य हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में यदि जो भुजाएं हैं वो असमान हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण जो है वो सबसे बड़ा होगा। इसका विपरीत भी सत्य होगा, क्या, यदि सामने वाली भुजा जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण यदि बड़ा है तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। 3 तथ्य हो गए थे। चौथा जो हमने तथ्य पढ़ा था उसमें हमने बहिष्कोण परिमेय पढ़ी। बहिष्कोण परिमेय संबंधित लिखी कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बनाया जाए तो उस पर बना हुआ बहिष्कोण होता है त्रिभुज के दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। और हमने बताया कि अंतः अभिमुख कोण कौन कौन से होते हैं। जैसे यदि x मान लिया जाए, इसे a और इसे b मान लिया जाए तो a और b जो होंगे ये अंतः अभिमुख कोण कहलाते हैं। और जो x होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। कोण a और कोण b के योग के बराबर ये x होता है। ये बहिष्कोण परिमेय हो गई है। ये कौन सी परिमेय हो गई है, बहिष्कोण परिमेय। इसके बाद हमने अगला जो तथ्य पढ़ा है वह क्या पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष भुजाओं को, यानी जिन भुजाओं को वो काट के प्रतिच्छेद करती है तो वह शेष भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इन 6 तथ्यों को आप अभी लिख लीजिए अच्छे से और इनको बार बार पढ़िए, इनका अभ्यास करिए। अब इनका उपयोग कैसे होगा, किस तरीके से इस पर आधारित हम प्रश्न लगाएंगे, वह हम अभी जब इसका अभ्यास करेंगे तो हम उसमें इसकी पूरी चर्चा करेंगे। अभ्यास में हम बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि परिमेय होती है कि जब हम सवाल लगाएंगे और उसमें इस पर चर्चा करेंगे कि एक त्रिभुज में समांतर जो रेखा है उसका हमने परिमेय पढ़ा है तो आपको दिमाग में याद आना चाहिए कि सर मैंने सर्वांग समता और समरूपता वाले वीडियो में सर ये पढ़ा है कि जो छठवां जो निष्कर्ष है उसमें आपने पढ़ाया था कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जब एक अन्य रेखा खींची जाती है तो वह जब शेष दो भुजाओं को जब यहाँ काटती है तो वह शेष भुजाओं को किसमें, समान अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रकार से हो गया है 6 निष्कर्ष जो हमने अभी लिखा दिए हैं। 6 निष्कर्ष जो आज हमने अभी सुबह शुरू में ही बता दिए हैं, ये आप लिख लीजिए। इनको तो आपको याद करना ही है, ये समझ लीजिए कि आपको रटना है। इनको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना है। हमने समझा दिए कि होते क्या हैं, आपने समझ लिए हैं। समझ में ना आया हो अब फिर से बैक आकर इसको देख सकते हैं कि आखिर 6 निष्कर्ष कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनमें काम हमें अपने लाना है। अब हम बात करते हैं सर्वांग समता की। अब हमारा जो टॉपिक है सर्वांग समता, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। सर्वांग समता की जरूरत क्यों पड़ी, सर्वांग समता है क्या, त्रिभुज में ही काम होती है या अन्य चीजों में काम होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज में जो सर्वांग समता होगी, यानी त्रिभुजों में सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग सम, सर्व प्लस अंग प्लस सम,
यानी जब किसी त्रिभुज के सर्व मतलब सभी अंग कैसे हों, सब मतलब समान। एक त्रिभुज के सभी अंग जब समान होते हैं तो उसे सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। यानी आपके सामने यदि दो त्रिभुज बना दिए जाएं जिसमें ए बी सी है, दूसरा जो त्रिभुज बना दिया जाए पी क्यू आर, और आपसे कहा जाए 6 7 8 इसकी लंबाई दे दी जाए और 6 7 8 इसकी लंबाई दे दी जाए, तो आप कहेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं यानी त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम किसके होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि जब हम एक चीज को यानी हम कोई भी एक कागज का टुकड़ा लें और उसी नाप का उसी माप का एक दूसरा टुकड़ा लें और उस कागज को एक दूसरे के ऊपर रखें, यदि वह एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। पूरी तरह ढकने का मतलब है कि यदि एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, इसके ऊपर यदि पी क्यू आर को रख दिया जाए, इसके ऊपर यदि पी क्यू आर को रख दिया जाए तो बिल्कुल भी पी क्यू आर को हम यदि इसके ऊपर रख दें तो बिल्कुल भी जो जगह है वह शेष ना रहे, बिल्कुल एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, ना तो ज्यादा हो ना कम हो। यानी सर्व अंग सम, सभी अंग कैसे हों, समान हो। यदि किसी त्रिभुज के सभी अंग समान हैं तो वही सर्वांग सम कहलाएगा। अब इसकी कंडीशंस होती हैं कि किस आखिर दो त्रिभुज हमारे सामने रहेंगे तो उसमें से हमें बताना है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान है, सर्वांग सम है, कैसे वो एक दूसरे को ढक लेंगे। तो उसकी जो कुछ शर्तें होंगी, 3 4 जो शर्तें हैं उनको हमें पढ़ना है, उन्हें आपको नोट करना है, लिखना है उनको। तो सर्वांग समता समझ में आ रही है कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, इसकी जो प्रमेय है, इसका जो निष्कर्ष है वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि दो त्रिभुज जो है समरूप सर्वांग सम होते हैं। ठीक, सर्वांग सम का जो मतलब हो गया है कि सभी अंग समान, यानी सभी अंग यदि समान हैं तो वह सर्वांग सम होंगे। अब देखते हैं दो त्रिभुजों में इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशन को हमें देखना होता है कि उसी के आधार पर हम बताएंगे कि ये जो दिए हुए जो त्रिभुज हैं वह सर्वांग सम हैं अथवा नहीं। इसलिए ये जो प्रमेय सर्वांग समता संबंधी जो नियम है, इससे संबंधित प्रश्न भी सीधे तथ्य के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो निष्कर्ष या कौन सा नियम है जिसके तहत आप पता कर सकते हैं कि बताइए ये सर्वांग सम या सर्वांग समता के नियम या प्रमेय को निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करता है। इस तरीके से आपको दिया रहेगा, 3 4 ऑप्शन जो रहेंगे उसमें से आपको एक अलग दे दिया जाएगा, बाकी अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि यदि दो त्रिभुज, पहले सर्वांग समता का मतलब हो गया, बता दिया है कि दो त्रिभुज जब एक दूसरे को पूरे ढक लेते हैं तो वही त्रिभुज कौन से कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अब पहली जो कंडीशन होगी वह होगी भुजा कोण भुजा प्रमेय, कोण भुजा कोण भुजा प्रमेय। इसमें है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच बना हुआ कोण और दूसरी जो त्रिभुज, इसमें आपको नाम में ही आपको दिख रहा है कि नाम में ही आप देख सकते हैं कि दो भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण। यानी यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज है ए बी सी, तो किसी भी दो भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण, यानी ये यदि मान लें कि 60 डिग्री है, ये 4 है और ये क्या है 5, तो यदि किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य दो भुजाओं और उनके बीच बना हुआ कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच बने हुए कोण के यदि बराबर है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। यानी एक त्रिभुज आपके सामने ये बना दिया जाए और दूसरा त्रिभुज आपके सामने एक और बना दिया जाए, जिसे डी ई एफ नाम दे दिया है हमने। इसकी भी जो भुजाएं होंगी, दो भुजाएं समान हो जाएंगी और एक कोण कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या क्या समान होना चाहिए, दो भुजाएं भले ही वो अलग अलग हो, यहाँ 4 5 लिखी है तो ये 4 ये 5 हो सकती है, लेकिन कोण जो होगा वो इनके बीच का ही होगा। इसको आप इस तरीके से भी यदि बना दें, इसे आप डी ई एफ यहाँ लिख दें, यदि आप इसको 60 डिग्री बना देते हैं तो इसमें से एक 4 और एक 5 यहाँ होनी चाहिए। यानी ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो होगा
त्रिभुज ABC होगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। किस तरीके से हो जाएगा आपने देखा, क्योंकि जो प्रमेय है हमारे उसका, उसमें आप देख सकते हैं कि पहली जो शर्त है वह यह है कि सर्वांग समता की पहली शर्त होगी, वह कब होगी दो त्रिभुज सर्वांग सम, जब किसी दो त्रिभुज आपके सामने रहेंगे और दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि दो भुजाओं के बीच का जो कोण है, यानी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनके बीच का एक जो कोण है वो आपका बराबर होना चाहिए। यदि ये शर्त पूरी होती है तो दिए गए जो दोनों त्रिभुज होंगे वह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, यहाँ DEF, ई का जो मान है वो 60 डिग्री है, यहाँ पर हमने ई को बीच में रखा। यदि यहाँ पर हम बात करते कि त्रिभुज ABC के लिए इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे DE, क्योंकि 4 सेंटीमीटर जो हम AB को लिख रहे हैं तो यहाँ कौन सी है EF, तो हम त्रिभुज में सबसे पहले EF को लिखेंगे, उसके बाद हम D को लिखेंगे, यानी ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि दो त्रिभुज यदि आपके सामने दिए हुए हों और दो त्रिभुजों में दो भुजाएं दी हुई हों बराबर बराबर, दो त्रिभुज हैं, दो भुजाएं कैसी दी हुई हैं उनमें बराबर बराबर है, भले ही अलग अलग भुजाएं क्यों ना हो। यहाँ पे 4-5 ये दी हुई हैं, अगले में ऐसी इस तरीके से दे दी जाए कि नीचे वाली भुजा 4 है और उसके बगल वाली 5 दे दी जाए, तो अलग अलग भले ही हों लेकिन उनकी लंबाई कैसी हो, समान, यानी दो भुजाएं बराबर, एक की 4 है तो दूसरे वाले की एक भुजा 4 होनी चाहिए, पहले वाले की एक 5 है तो दूसरे वाले की भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जब एक 4 सेंटीमीटर की भुजा है, एक 5 सेंटीमीटर की जो भुजा है, इन दोनों के बीच बना हुआ जो कोण है वही कोण दूसरे में भी बराबर होना चाहिए, यानी जहां दूसरे त्रिभुज में भी 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की जो भुजाएं आपस में मिलेंगी तो उनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री होना चाहिए। यदि इस शर्त को पूरा करता है, यदि दोनों त्रिभुज इस शर्त को पूरा करते हैं तो हम कह देंगे कि ये दिए गए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। पहली चीज समझ में आई। पहली जो कोण प्रमेय, आपको याद सिर्फ इतना रखना है, भुजा कोण भुजा, इंपोर्टेंट क्या है, भुजा कोण भुजा, आपको याद रखना है भुजा कोण भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा प्रमेय इसको कहते हैं, भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाएं और एक कोण के सामने चाहिए बराबर, और शर्त ये भी है कि वह कोण जो होगा उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके ही बीच वह कोण बनना चाहिए और बराबर डिग्री का, यानी पहले में 60 डिग्री है त्रिभुज में तो दूसरे त्रिभुज में भी वह कितने डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी शर्त इसकी होगी, एक तो ये शर्त हो गई है, आप कहेंगे यदि ये शर्त नहीं है तो फिर समान सर्वांग सम होंगे नहीं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसकी जो शर्तें हैं इसके अलावा भी कुछ शर्तें होंगी जो त्रिभुज को बताएंगी कि त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। लेकिन आपको सभी त्रिभुज में, अभी हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ भी आप गौर से देखेंगे तो नियम वही जो हम पहले दूसरे नंबर पर जो पढ़ा था ना, कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे लंबी होती है, वही कहीं ना कहीं सबके अंदर काम कर रही है। दूसरा जो नियम है सर्वांग समता का, अभी हमने पढ़ा है, पहला जो नियम पढ़ा वह पढ़ा है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये वाली प्रमेय, पहली जो प्रमेय हमने पढ़ी है वह पढ़ी है भुजा कोण भुजा। ये किस चीज की प्रमेय है, सर्वांग समता, सर्वांग समता को बताएंगी। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो दो त्रिभुज आपके सामने दिए होंगे, उन दो त्रिभुजों के बीच आप क्या तय करेंगे, सर्वांग समता, ये उसका चिन्ह होता है, तो आप सर्वांग समता को यहाँ से दिखाएंगे। सर्वांग समता के लिए हमने प्रमेय कौन सी पढ़ी है, भुजा कोण भुजा। दूसरी जो प्रमेय होगी वह होगी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अब आप यहाँ देखेंगे गौर से, पहले वाले जो हमने प्रमेय पढ़ी उसमें शर्त थी कि जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच का ही होना चाहिए, दोनों जो त्रिभुज रहेंगे उसमें ये होना चाहिए कि जो दो भुजाएं कॉमन हैं, जो दोनों में बराबर लंबाई की भुजाएं हैं, वो तो जो कोण है बराबर वाला वो उन्हीं भुजाओं के बीच का होना चाहिए, ये हमने पहले बता दिया आपको। लेकिन दूसरे में क्या है कि दो कोण बराबर हों और आपसे पूछा गया है कि एक भुजा, तो इसमें ये शर्त नहीं है कि वह भुजा उन दो कोणों के बीच की ही होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वह भुजा है
उन्हीं कोणों के जो बीच की हो, ये कोई भी भुजा हो सकती है। यानी कोई त्रिभुज दिया हुआ है आपको, इस तरीके से आपके सामने त्रिभुज बना दिया जाए, एक त्रिभुज ABC बना दिया, एक त्रिभुज आपके सामने PQR बना दिया है। हमने कहा दो कोण बराबर हों, दो कौन से हों, कोण बराबर हों। यदि एक कोण बना दिया 50 डिग्री, एक को बना दिया है 60 डिग्री, एक हो जाएगा कितना डिग्री, 70 डिग्री। ऐसे ही होगा क्योंकि तीनों कोणों का जो योग होगा हमेशा 180 ही होगा, ना तो कम होगा ना इससे ज्यादा। इस तरीके से बना दिया। अब त्रिभुज की शर्त क्या है सर्वांग समता की, कि दो कोण बराबर होने चाहिए। तो हमने इस तरीके से कोण इधर 70 डिग्री कर दिया, इसको 50 डिग्री कर दिया, और इसको कितनी डिग्री कर दिया, 60 डिग्री कर दिया। आप गौर से देखिए, तीनों कोणों में दो कोण बराबर होने चाहिए, दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा। अब आप देखेंगे कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो कोण के सामने की भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो जब दो कोण बराबर होंगे तो उनके सामने की भुजा भी तो बराबर ही होगी, क्योंकि हम भी पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब जो कोण होगा बड़ा तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। यदि भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण भी कैसा होगा, बड़ा। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। यदि दो कोण बराबर हैं दोनों में तो तीसरा कोण भी कैसा होगा, बराबर ही होगा। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर ही होगा। तो आप अब भुजा की यहाँ बात ही नहीं रह गई है, भुजा कोई भी आप मान लीजिए, जब तीनों कोण ही बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो किसके सर्वांग सम हो जाएगा। तो बी कोण यहाँ 50 दिखा रहे हैं, तो बी को हम इधर हम लिखेंगे QRP, त्रिभुज QRP एक दूसरे के कैसे हैं, सर्वांग सम। यानी ये जो है ये कोण 70 है, यहाँ पर हमारा Q कोण 70 है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जो भी ये 70 है, ये 70, तो त्रिभुज को लिखने का तरीका भी यही होता है, उसको हम कोण के हिसाब से लिखते जाएंगे। तो दूसरी हमारी जो प्रमेय है वो हो जाएगी कोण कोण भुजा, यानी कोण भुजा कोण, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। तो पहली हो गई दो भुजाएं समान हो और कोई एक कोण बराबर हो। तीसरा हो गया दो कोण बराबर हो और कोई भी एक भुजा कैसी हो, बराबर हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी करता है आपका दो त्रिभुज, आपकी यही शर्तें दो पूरी करते हैं तो वो दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसके बाद तीसरा है, तीसरी जो प्रमेय है उसमें दिया हुआ है भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, ये तीसरी प्रमेय है। तीसरी प्रमेय कौन सी है, या तो त्रिभुज, दो त्रिभुज आपके सामने दिए हुए हैं, दो त्रिभुज आपके सामने दिए हुए हों और दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में कैसी हों, बराबर। तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर। यानी 6 7 8 ये है 6 7 8, उनकी लंबाइयां अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ये भी की लंबाई ये इस साइड की वजह 6 है तो यही 6 हो, तीनों में से कोई भी 6 हो सकती है, लेकिन तीनों की लंबाइयां जो होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। यदि इस शर्त को भी दोनों त्रिभुज पूरा करते हैं तो वह भी कैसे होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। तीसरी कौन हो गई है, भुजा भुजा भुजा। पहली हो गई है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। दूसरी जो प्रमेय थी वह पड़ी है दो कोणों के बीच की, यानी दो कोण और एक भुजा। इसमें शर्त नहीं है कि भुजा वही होना चाहिए, हम बता चुके हैं कि यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। जब तीनों कोण ही बराबर हो जाएंगे तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। जिस प्रकार से तीनों भुजाएं बराबर लिख दी, इसका विपरीत ही आप इसको कह सकते हैं कि बराबर भुजाएं होंगी तो बराबर सामने के कोण भी बराबर ही होंगे। तो ये एक दूसरे की एक तरीके से देखा जाए तो विलोम ही है। यदि भुजाएं बराबर हैं तो सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीन प्रमेय हम तीन तरीके से हम बता सकते। ये सामान्य यानी अधिक कोण त्रिभुज है और न्यून कोण त्रिभुज है। उन दोनों प्रकार के त्रिभुज में ये जो तीन प्रमेय होंगी ये आपकी उसमें काम करेंगे, सब में करेंगे, लेकिन तीन में विशेष। समकोण के लिए अलग से नियम उसमें दिया हुआ है, उसको भी आप लिख लीजिए। आप इसको नोट करते चलिए। चित्र भी आप बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। चित्र से क्या है कि आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी, आपको लिखने का तरीका मालूम चलेगा कि इसको त्रिभुज को सर्वांग समता में लिखना कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इतनी समझ में आ जाएंगी। तो लास्ट चौथा जो है, चौथी कंडीशन जो रहेगी वह समकोण त्रिभुज के लिए है कि समकोण त्रिभुज यदि हमारे सामने दो समकोण त्रिभुज रख दिए जाएं, चित्र बना दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं है,
तो 3 हो गए। चौथी जो चीज है वह समकोण के लिए है, उसमें है समकोण, समकोण, कर्ण और एक भुजा। यदि दो त्रिभुज हमारे सामने हैं समकोण त्रिभुज, तो उसमें क्या क्या बराबर होना चाहिए? दो समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब कितने डिग्री? 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। इस तरीके से हम दो त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में यदि आपको सर्वांग समता चेक करनी है कि सर्वांग सम है अथवा नहीं, तो इसका नियम क्या है कि एक तो समकोण हो, एक तो दोनों में हम देख रहे हैं यहाँ कोण B और कोण Q दोनों समकोण हैं, क्योंकि दोनों कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। अब इसके बारे में हम, इसीलिए मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था अपना, वह पढ़ाया था रेखाएं और कोण, क्योंकि आपको जब आगे जितने भी आगे आप बढ़ते जाओगे, हम अधिक कोण, न्यून कोण, बृहद कोण, किसी भी कोण की चर्चा करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसी को हम समकोण कहते हैं। ये हमने अपने कोण वाले जो वीडियो था उसमें पढ़ा है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर ये समझ में नहीं आता है कोण संबंधी चीज, तो आप पहले उस वीडियो को, कोण वाली को देखिए, उसमें कोणों की माप के आधार पर आप उसमें देखिए कौन सा जो कोण है माप के आधार पर उसका नाम क्या होता है, कौन सा न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण, ऋजु कोण होता है, तो वह आप कोण की माप के आधार पर उसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो होगा कि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। अब एक कोण तो समकोण हो गया, एक कर्ण हो गया, एक क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? कर्ण। इसको कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं उनके नाम भी विशेष रूप से रखे गए हैं। यदि आप समबाहु, अधिक कोण, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें, तो उसमें ये जो भुजाएं होंगी उनके विशेष नाम कोई नहीं रखे गए हैं, कोई विशेष नाम इनके नहीं है। लेकिन यदि हम समकोण त्रिभुज की जब भी हम बात करेंगे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे समकोण कहते हैं। ये परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कोण में, उसे हम फिर से रिपीट करते हैं कि यदि किसी कोण त्रिभुज में एक कोण जब 90 डिग्री होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। इसका समकोण त्रिभुज का जो नाम होगा, इसके समकोण वाले जो है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ये जो भुजा होगी इसको कहते हैं लंब। लंब क्यों कहते हैं? कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जब भी बात होगी वह लंब ही, लंब की बात होगी तो आप याद रखिए कि वह 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा लंब। इसको कहते हैं आधार। आप देख रहे हैं कि ये बेस है बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, तो इसको इसी पर पूरा त्रिभुज बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? आधार। ये इसके तीनों नाम इस तरीके से समकोण त्रिभुज के होते हैं। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज। तो अब आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में जो सर्वांग समता चेक करनी है वो कैसे, कि एक तो दोनों समकोण हो, 90 डिग्री समकोण है, यानी पहली शर्त हमारी कैसी हो गई है? पूरी। दूसरी शर्त है कि दोनों के कर्ण बराबर हों, यानी 90 डिग्री के सामने के जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? बराबर। यानी ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो सामने दूसरे त्रिभुज की भुजा भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक भुजा और बराबर होनी चाहिए। अब एक भुजा और बराबर मान लें, यदि आधार दोनों का बराबर मान लें, यानी ये यदि 15 सेंटीमीटर इस तरीके से मान लें हम, तो ये भी कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोनों को बराबर होना चाहिए, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है इसलिए कर्ण की लंबाई यहाँ ज़्यादा होगी। इसको 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, 8 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो यानी कर्ण 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज में यदि हमें सर्वांग समता चेक करनी है तो एक कोण समकोण होना चाहिए, कर्ण कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कर्ण की लंबाई, यहाँ कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और एक भुजा कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो दो तीन भुजाएं हैं, तीन में कर्ण हो गया, शेष दो भुजाएं बचेंगी, उनमें से कोई एक भुजा कैसी होनी चाहिए? दोनों में बराबर होनी चाहिए। यदि अब ये सब चीजें, ये सब शर्तें दोनों त्रिभुज पूरा करते हैं, तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे। कैसे कहे जाएंगे? सर्वांगसम एक दूसरे के कहे जाएंगे। अब त्रिभुज की समरूपता, अब ये हो गई है सर्वांग समता। सर्वांग समता के तथ्यों पर, निष्कर्ष पर आधारित कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे
और इसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी शर्त जो है सर्वांग सम त्रिभुज, क्योंकि ये सर्वांग सम किस लिए जरूरी है, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और उसमें एक चीज आपको निकालनी होगी, दो पता होंगे, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं सर्वांग समता के नियम से। अब हम बात करते हैं त्रिभुज में त्रिभुज में समरूपता। त्रिभुज में समरूपता किसकी चर्चा करेंगे हम, त्रिभुज में समरूपता। त्रिभुज में समरूपता क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर है। सर्वांग समता जो हमने अभी पढ़ा है, सर्वांग समता, और दूसरी चीज के बारे में हम अभी बता रहे हैं वह है समरूपता। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सर्वांग समता समरूपता देखने में तो समान ही लग रहा है, दोनों त्रिभुज समानता की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इसमें लिखा है सर्वांग समता, यानी सभी अंग कैसे हैं, समान। सभी अंग कैसे हैं, इसमें समान होंगे, यानी हमने बताया कि एक चीज दूसरे को पूरे तरीका से ढक लेगी। पूरा क्या करेगी, पूरा ढक लेगा। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक लेगा, एक त्रिभुज दूसरे को पूरा ढक लेगा, तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। लेकिन समरूपता की बात करें तो इसमें हमें दोनों के रूप समान दिखाई देंगे। रूप कैसे दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे। जैसे आपके पास कोई भी चीज हो, उस एक आपके सामने पैकेट रख दिया जाए इस तरीके से, और दूसरा पैकेट इस तरीके से रख दिया जाए, यानी ये देखने में आपको कैसा लगेगा, समान। यदि देखने में आपको समान लगता है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समरूप। क्या कहेंगे, समरूप। अब इसमें ही क्यों जरूरी है इसको समझना, अलग से क्यों समझना, क्योंकि इस पर आधारित जो इसकी जो निष्कर्ष है समरूपता वाले, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। समरूपता जब आपको समझ में आएगी तो आप उन सवालों को लगा पाएंगे। तो समरूपता सबसे पहले समझ लीजिए होती क्या है। समरूपता और सर्वांग समता में अंतर है, ठीक है। इसके बारे में बाद में हम तुलनात्मक थोड़ा अध्ययन करेंगे कि देखेंगे कि कौन जो चीज़ सर्वांग सम है वह समरूप भी हो सकती है, या जो चीज़ समरूप है वह सर्वांग सम भी होगी, ऐसा होता है क्या, इसके बारे में हम बाद में जब चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि समरूपता होती क्या है। तो समरूपता का मतलब है समान रूप। समरूपता का मतलब है समान रूप। समान रूप है लेकिन अंग समान नहीं है। समान कैसा है, रूप। देखने में आपको समान दिखाई देगा कि ये त्रिभुज बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है, दूसरा भी उसी आकार से बना दिखाई देगा, ठीक है। तो समरूप किसे कहते हैं, समरूप में जो है संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, मतलब देखने में जो है त्रिभुज रहेगा वह आपको समरूप, रूप समान दिखाई देगा, तो वह होगा समरूप त्रिभुज। इसमें क्या होगा, इसके जो निष्कर्ष हैं वो किस तरीके से होंगे उसके बारे में हम देखें। दो त्रिभुजों में जो समरूप त्रिभुज होंगे उसमें क्या क्या जो निष्कर्ष होंगे वह क्या होंगे कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो त्रिभुज समरूप, आपके सामने एक त्रिभुज इस तरीके से बना दिए जाए, दो त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज आपसे ऐसा बना दिया जाए पी क्यू आर। परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपसे पहले ही उसमें शर्तें लिख दी जाएगी प्रश्न में कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। उसके बाद आप जब लगाएंगे तो उसे बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। अब ये समानुपाती, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो इनका जो अनुपात होगा यानी 12/15, ठीक है, यही अनुपात इन दोनों भुजाओं का भी होगा। अनुपात समान होगा, यानी 3 से हम काटेंगे तो 4, 3 5 15, इनका 4 और 5 आ रहा है, तो इसका जो अनुपात होगा वह भी 4 5 के लगभग ही होगा। यानी उसको जब आप काटेंगे तो उसका आंसर भी 4, यानी इसको आप 8 सेंटीमीटर और इसको आप 10 सेंटीमीटर लिख दें, तो इनका जो अनुपात होगा 2 से यदि हम इसको काटें, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया, 4/5। इनका अनुपात कितना आ गया है, 4/5। तो आप देखेंगे कि दोनों कैसे हो गए हैं, बराबर। कैसे हो गए हैं, बराबर। तब आप देखेंगे कि जो भी समरूप त्रिभुज होंगे उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती यानी उनका अनुपात कैसा होता है, समान होता है। त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है।
जब इनका समान हो, इन्हें आप नोट करते चलिए। पहली शर्त क्या क्या लिखना है समरूप त्रिभुज में, कि किसी भी समरूप त्रिभुज में जो होगा संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, या इस तरीके से लिखिए कि उनका अनुपात कैसा होता है, समान होता है। दूसरी चीज आ जाएगी, पहले में हो गया कि क्या हो गया, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। पहला हो गया संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो त्रिभुज में पहला जो समरूपता में निष्कर्ष लिखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट करते चलिए। लिखना क्या है कि दोनों समरूप त्रिभुज में, दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। दूसरा आप लिखिए कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके परिमाप भुजाओं के समानुपाती होते हैं, यानी इनका जो परिमाप होगा, दोनों का परिमाप भुजाओं के समानुपाती होते हैं, भुजाओं के समानुपाती होते हैं, भुजाओं के समानुपाती होते हैं। इसको आप दूसरे तथ्य को लिख लीजिए। परिमाप जो होगा, यानी इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप यानी त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप जो दूसरा लिखा हुआ है उसका मतलब आप समझिए कि दोनों का जो परिमाप होगा भुजाओं के समानुपाती होता है। यानी त्रिभुज ABC का परिमाप, इसके बटे में आप लिख दें त्रिभुज PQR का परिमाप, PQR का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा इसकी कोई एक भुजा मान लो, यानी AB बटे, तो ये वाली कौन सी, हाँ AB 8 सेंटीमीटर, तो इससे बराबर वाली कौन सी संगत भुजा कौन सी है, PQ, इसके समानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, ठीक है, कि यदि दो त्रिभुज समानुपाती हैं तो उनका जो परिमाप होगा भुजाओं के समानुपाती होता है, कोई भी तीनों भुजाओं के समानुपाती होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कितने आसानी से आप इनसे संबंधित प्रश्न लगा सकते हैं। यदि आपसे कह दिया जाएगा कि त्रिभुज ABC का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, त्रिभुज PQR का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा इतनी है, तो इसकी संगत भुजा इसके बताइए। तो आप तुरंत ही इस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए, आप इस निष्कर्ष को करते हुए आप उसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो दूसरा जो निष्कर्ष हो गया वह कौन सा हो गया, कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो दो समरूप त्रिभुजों में उनका जो परिमाप होगा भुजाओं के कैसे होता है, समानुपाती होता है। दो तथ्य आपने लिख लिए। इसके बाद है दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं। संगत माध्यिकाएं मतलब, माध्यिका का मतलब होता है जब किसी त्रिभुज में, इसको नोट कर लिया है आपने, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। माध्यिका का मतलब होता है कि जब किसी त्रिभुज में शीर्ष से एक रेखा खींची जाती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भुजाओं में विभाजित करती है, दो बराबर भुजाओं में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। जैसे ये बराबर भुजाओं में क्या कर दिया, विभाजित, तो ये कहलाती है माध्यिका। तो तीसरा जो निष्कर्ष हो जाएगा, तीसरे निष्कर्ष हम लिखेंगे कि संगत जो माध्यिकाएं होती हैं दो समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत जो माध्यिकाएं हैं, समरूप जो त्रिभुज हैं दो, उनकी संगत माध्यिकाएं हैं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं, संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं। अब माध्यिका समानुपाती होगी, इससे संबंधित एक भुजा, जो भुजा उसको बना रही है उसके समानुपाती वह हो जाएगी, ठीक है। तो संगत भुजाएं माध्यिकाएं भी होंगी, कैसी हो जाएंगी, समानुपाती। संगत ऊंचाइयां संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। संगत माध्यिकाएं भुजाओं के समानुपाती हो गई। संगत ऊंचाइयां, अब माध्यिका और ऊंचाई में अंतर क्या है, देखिए आप एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज इस प्रकार से यदि हम बना दें तो यदि इसकी लंबाई हो गई है 8 सेंटीमीटर, इसकी हो गई है 7 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा की लंबाई हम कह दें 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर है, तो यदि इसके बीच का जो पॉइंट हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर ही इस तरफ हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला बिंदु है उसको शीर्ष से यदि हम मिला दें तो ये हो जाएगी माध्यिका, AL हो जाएगी, यानी AL जो है वो क्या हो जाएगी, माध्यिका, यानी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाएगी वही क्या कहलाएगी, माध्यिका। लेकिन जब हम बात किसकी करते हैं, ऊंचाई की,
तो ऊंचाई जो होती है त्रिभुज में वह लंब को ही ऊंचाई कहा जाता है। तो जब त्रिभुज में सामने वाली भुजा पर हम लंब डालेंगे यानी 90 डिग्री, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री डालेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वह उसको मध्य बिंदु पर विभाजित या उसके मध्य बिंदु को स्पर्श करे। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। ऊंचाई को लंब कह सकते हैं आप। त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वही जो लंब होता है वही त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो जो चौथा जो इसमें निष्कर्ष हमारे सामने निकल के आया त्रिभुज में जो समरूपता में चौथा निष्कर्ष हमारे सामने निकल के आया है वह हमने लिखा है। चौथा निष्कर्ष हम लिखेंगे कि दो त्रिभुज जो संगत त्रिभुज होंगे उनकी संगत ऊंचाइयां होती हैं। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों में जो संगत ऊंचाइयां होंगी, ऊंचाइयां संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। 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 ठीक है, यानी यदि हम दो त्रिभुजों की बात करें तो दोनों में जो ऊंचाई रहेगी, दो त्रिभुजों में जो ऊंचाई रहेगी वह संगत भुजाओं की, यानी किसी भी जो भुजाएं होंगी दोनों त्रिभुज की संगत भुजा पहले ही बता चुके हैं। यानी दो त्रिभुज बने हैं ABC, एक त्रिभुज है PQR, इसका जो लंब है वो PS हो गया। इसका यदि हम लंब AD मान लें, ठीक है, ये 90 डिग्री का लंब होगा। तो ये जो इनका जो अनुपात होगा यानी AD का जो अनुपात है कोई भी एक भुजा से AD का अनुपात यानी इनका जो अनुपात है उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात जो है, कोई चाहे AB आप मान लीजिए तो AB बराबर इसका जो लंब होगा PS बटे PQ के बराबर होगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत ऊंचाइयां होती हैं संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। ठीक है, आप AB भी लिख सकते हैं, AC को भी लिख सकते हैं। जो प्रश्न पर डिपेंड करेगा, जिस प्रश्न का आपको जिस भुजा की लंबाई आपको निकालनी होगी उसी के अनुसार आपको भुजा का प्रयोग इसमें करना है। ठीक, लेकिन ये जो प्रमेय है ये इसके जो निष्कर्ष है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप त्रिभुज में जब भी भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे, आप कोण वगैरह निकालेंगे, कोण में तो आपको और जो चीज़ें होंगी वो इस्तेमाल करनी होंगी, लेकिन जब आप परिमाप क्षेत्रफल संबंधी चीज़ें करेंगे तो उसमें इन सब निष्कर्षों का बहुत ज़्यादा जो है इसमें रोल रहेगा। आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद करके चलना है और लिख जरूर इसको लेना है। तो संगत भुजाएं कैसी, पहला निष्कर्ष क्या था कि उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। दूसरा था परिमाप भुजाओं के समानुपाती होता है। तीसरा संगत माध्यिकाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। चौथा जो निष्कर्ष है वो है संगत ऊंचाइयां संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। किस तरीके से होती हैं हमने अभी चित्र बनाकर आपको बता दिया है। इसके बाद जो होगा तीसरा आखिरी जो इसका निष्कर्ष है यानी पांचवा जो इसका निष्कर्ष है वह है कि दोनों समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं, जो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं, यानी आपके सामने दो त्रिभुज बनाएं, दो समरूप त्रिभुज बना दिए जाएं ABC और त्रिभुज PQR, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समरूप। तो दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, वर्गों के समानुपाती, संगत भुजाओं के ऊंचाइयों के इस प्रकार से उनके समानुपाती होगा। जैसे इसमें AB भुजा हो जाएगी तो संगत AB की संगत भुजा इसमें कौन सी हो जाएगी, PQ। AB की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PQ। तो संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। समानुपाती हमने बताया कि अनुपात कैसा होगा, उनका समान होगा। यानी ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, तो ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के कैसा होगा, बराबर। इसी प्रकार से आप AC का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। AC की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PR। AC की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PR। तो यहाँ PR का स्क्वायर लिखेंगे। तीसरी यदि BC लिखते हैं तो BC का जो वर्ग है, स्क्वायर है, वह कौन सी भुजा के बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा, QR के वर्ग के बराबर। यदि इसकी ऊंचाई यदि हम देख लें कि इसकी ऊंचाई D है, ऊंचाई को हम पहले ही बता चुके हैं कि ऊंचाई और लंब त्रिभुज में बराबर होता है। ठीक है, तो यानी AD, यदि AD का वर्ग हम यहाँ करें तो वह किसके समानुपाती होगा, PS के वर्ग के समानुपाती। तो यानी जो आखिरी वाला जो निष्कर्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों में
उनका जो क्षेत्रफल होता है, उनकी संगत भुजाओं, संगत ऊंचाइयों, संगत जो ऊंचाई है, संगत ऊंचाई और ऊंचाई के भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ऊंचाई के और संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, वर्गों के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बारे में आप इतनी चीजें आपने समझ ली हैं, इन्हें आज आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, सर्वांग समता, अभी समरूपता और है जिसके बारे में हम कल आगे आपको बताएंगे। अभी आज के लिए इतना पर्याप्त हो गया है, आप इतनी चीजों को लिख लीजिए। समरूपता बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4 चीजें हैं ये आप एकदम से लिख लीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, जब भी आप त्रिभुज संबंधी सवाल आप लगाएंगे त्रिभुज में, आपको सवाल को बता दिया जाएगा, सवाल आपको बताएगा कि ये 2 त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, और इन्हीं शर्तों को पूरा करते हुए इन 4 ऐसे त्रिभुज में आएगा सवाल, उसमें ये 4 चीजें मान लो उसमें हैं, तो आपको 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल बता दिए जाएंगे, एक त्रिभुज की एक भुजा बता दी जाएगी, दूसरे की संगत भुजा आपसे पूछी जाएगी। तो आप यदि आपको एक प्रमेय याद है, आपको एक नियम याद है, तो आप उसको बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक, मैं अपने वीडियो में कहीं भी कोई फेंका फांकी नहीं करता हूँ। ठीक है, ना ही मैं चाहता हूँ कि जो भी मूल चीज़ है वही आप तक पहुँचे। जो जो चीज़ है आप इसको एक बार समझ लेंगे, आपको कोई दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे ही काफ़ी सवालों को काफ़ी क्या पूरे ही सवालों को आप हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। जो मूल प्रमेय है हम एक एक करके सब चीज़ बता रहे हैं, तो फिर जब हम छोड़ेंगे ही कुछ नहीं तो सवाल आप क्यों नहीं कर पाएंगे। आप सब सवालों को बहुत ही अच्छे से करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से करेंगे। जब आपको एक त्रिभुज के बारे में सब चीज़ मालूम होगी तो पूछेगा क्या आपसे, जब आप सभी जानते होंगे तो आपसे पूछेगा क्या, तो आप बड़ी आसानी से उनको आप हल कर पाओगे। ठीक है, समरूपता के संबंध में और जो चीज़ें हैं वो हम उस पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा, जिसमें हमने आपको पहले 6 निष्कर्ष लिखा दिए थे, आप उनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसके बाद समरूपता संबंधी चीज़ है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। हमने हर चीज़ को चित्र बनाकर आपको समझा दिया है, आप चित्र भी संग बना लीजिए जब, जिससे आपको आगे काम आएगा। ठीक है, यदि आपको ये सब चीज़ अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि वह भी जो कंटेंट है इतना अच्छा दे रहे हैं हम, उसका लाभ उन्हें भी मिल सके। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको कम ही देखने को मिलेंगी, बहुत ही काम की चीज़ें। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, इन्हें याद करिए और एकदम से आप इसके राजा बनिए। ठीक है, त्रिभुज के डरिए मत, त्रिभुज के आप राजा बनिएगा। हमें उम्मीद है कि जो त्रिभुज संबंधी वीडियो में देखने के बाद आप ऐसा ही महसूस करेंगे निश्चित रूप से। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल अगली क्लास के साथ समरूपता से आगे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय माता दी।